माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको हरित क्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। हरित क्रांति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ जब ध्यान दिया गया तो देखा गया कि हर क्षेत्र में, खाद्यान्न हो, चाहे कृषि से संबंधित उत्पाद हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मतलब विकास के हर क्षेत्र में बहुत क्षति हो चुकी थी। तो इस क्षति को जब चारों तरफ हमने देखा कि हमें विकास की आवश्यकता है, तो धीरे धीरे करके पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास को गति दी गई। तो कुछ वर्ष लगे हमें अपनी कृषि और खाद्यान्नों और उससे संबंधित समस्याओं को सुधारने में। तो इन्हीं सब में भारत की में एक हरित क्रांति का दौर आया था जो मुख्य रूप से कृषि से संबंधित था। तो इसी के बारे में मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि ये हरित क्रांति जो हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको नाम दिया गया था, ये क्या है और ये इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो आइए देखते हैं। आपके चैप्टर की हेडिंग है भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव। भारत में हरित क्रांति और उसके प्रभाव। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट। तो इसका इंट्रोडक्शन में ये आप ये समझ लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थिति का अवलोकन हम करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों मतलब फूड ग्रेन्स तथा अन्य कृषि उत्पादों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिससे 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमज़ोर नीतियाँ थीं। अकाल के कारण इतने लोग नहीं रहे थे। उस समय कृषि के लगभग 10% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। सिंचाई के भी साधन अच्छे उपलब्ध नहीं थे और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम उर्वरकों का औसत इस्तेमाल 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम था। गेहूं और धान की औसत पैदावार 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास थी। मतलब खेती भी जो थी हमारी बहुत शोचनीय स्थिति में थी। वर्ष 1947 में देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ थी, जो कि वर्तमान की जनसंख्या का लगभग काफ़ी मतलब 1/4 के लगभग मानते हैं। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण उतने लोगों तक भी अनाज की आपूर्ति उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाया था। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिकतर रोपण फसलों में किया जाता था। खाद्यान्न फसलों में किसान गोबर से बनी खाद का ही उपयोग करते थे और फर्टिलाइज़र्स की जानकारी या उतना उपयोग नहीं किया जाता था। बेसिकली गोबर की खाद ही प्रयोग में लाई जाती थी। तो जब पहली 2 पंचवर्षीय योजनाएं 1950 से लेकर 60 तक में सिंचित क्षेत्र के विस्तार व उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद
अनाज संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर अनाज व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध किए जा रहे थे तथा अनेक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था। इसमें प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, नाम है इनका, नॉर्मन बोरलॉग प्रमुख थे, जिन्होंने गेहूं की हाईब्रिड प्रजाति का विकास किया। जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। जो हरित क्रांति के जनक हैं वो MS स्वामीनाथन जी को इसका श्रेय दिया गया। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति और भी दयनीय हो गई। मतलब कोई विकास नहीं हो पा रहा था, बल्कि स्थिति जो थी वो डे बाय डे और शोचनीय होती जा रही थी, जब पूरे देश में अकाल की स्थिति बनने लगी। उन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विदेशों से हाईब्रिड प्रजाति के बीज मंगवाए। अपनी उच्च उत्पादकता के कारण इन बीजों को उच्च उत्पादकता किस्में कहा जाता था। ये उत्तम किस्म के बीज थे, इसीलिए इनको हाई यील्डिंग वैरायटी या HYV के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960-63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया और इससे गहन कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP नाम दिया गया। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये प्रयोग सफल रहा और वर्ष 1966-67 में भारत में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया। औपचारिक जो शुरुआत हुई वो इस समय की गई। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करें। इसकी मुख्य नीति इसी आधार पर बनाई गई थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उत्तम किस्म के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVs के प्रयोग में सिंचाई के लिए अधिक पानी, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक की आवश्यकता होती थी। अतः सरकार ने इसकी आपूर्ति हेतु सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया। जब अच्छे किस्म के बीज मिलने लगे तो उत्पादन में सुधार के लिए सिंचाई योजनाओं का भी विस्तार इसी के साथ किया जाने लगा तथा उर्वरकों आदि पर सब्सिडी देना सरकार ने प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में HYVs का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में ही किया गया तथा गैर खाद्यान्न फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई। हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव। ये जो हरित क्रांति हुई इसका
क्या इफ़ेक्ट आया? सरकार ने अच्छे बीज दिए, सिंचाई दी, तो कृषि उत्पादन में इसमें क्या प्रभाव आया? आइए देखते हैं। हरित क्रांति से देश में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न गहनता दोनों में तीव्र वृद्धि हुई और भारत अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। इतना हम सफिशिएंट उत्पादन करने लगे अनाज का, जो हमारी जनसंख्या के लिए सफिशिएंट था। वर्ष 1968 में गेहूं का उत्पादन 170 लाख टन हो गया, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। इसके बाद के वर्षों में ये उत्पादन लगातार बढ़ता गया। हरित क्रांति के बाद कृषि में नवीन मशीनों, धीरे धीरे करके हर क्षेत्र में इसमें प्रयास किया गया। नवीन मशीनें जैसे ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ट्यूबवेल है, पंप आदि का प्रयोग भी किया जाने लगा। इस प्रकार तकनीकी का प्रयोग जब कृषि में किया जाने लगा तो ऑब्वियस सी बात है, कृषि का जो स्तर था वो बढ़ा और कम समय में और कम श्रम से अधिक उत्पादन संभव होने लगा। कृषि के मशीनीकरण के चलते कृषि हेतु प्रयोग होने वाली मशीनों के अलावा हाइब्रिड बीजों, कीटनाशकों, खरपतवारनाशी तथा रासायनिक उर्वरकों की मांग में वृद्धि हुई। इसका परिणाम ये हुआ, देश में इससे संबंधित उद्योगों का विकास होने लगा। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि के विकास के लिए आवश्यक संरचनाएं, जैसे उससे संबंधित परिवहन की सुविधाएं हुई, तो सड़क बनाना, ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करना, भंडार गृहों की स्थापना करना और अनाज मंडियों को विकसित करना। मतलब कृषि से संबंधित जितने भी साइड इश्यूज थे उनमें भी सुधार लाया जाने लगा। विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस व अन्य सब्सिडी सेवाओं का प्रावधान भी इसी समय शुरू किया गया। इसी कदम के फलस्वरूप किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य भी मिलने लगा। किसानों को दिए जाने वाले इस प्रोत्साहन मूल्य से वे नई कृषि तकनीकी अपनाने में सक्षम हुए। किसान भी जो थे वो नई नई टेक्निक्स अपनाने में सक्षम हुए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक सहकारी बैंक तथा कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि के माध्यम से उन्हें ऋण सुविधाएं दी जाने लगीं। इसी कारण किसान कृषि में लगने वाली लागत को आसानी से इन संस्थाओं से प्राप्त कर सके। हरित क्रांति तथा मशीनीकरण, एक तरफ कृषि में सुधार हो रहा था, दूसरी तरफ मशीनीकरण का प्रयोग हो रहा था, से उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीण लोगों को रोजगार के नए अवसर भी विकसित होने लगे। हरित क्रांति की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा से लाखों की संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाने लगे। तो ये तो इसका हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा हमारे कृषि में, हमारे उत्पादन में और इससे अन्य रोजगार के साधनों में। अब देखिए हरित क्रांति का सामाजिक क्या प्रभाव पड़ा।
जब उत्पादन अधिक होने लगा, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है सामाजिक परिवेश में भी इसका प्रभाव अवश्य होगा। तो हरित क्रांति की वजह से भारत के ग्रामीण समाज में व्यापक स्तर पर बदलाव आने लगे। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था ग्रामीण समाज का बाजारोन्मुख व गतिशील होना। वो एक्टिव हो गए, उन्हें बाज़ारों का ज्ञान होने लगा, उनको लगने लगा कि हम इस प्रकार से अपनी फसलें या अपना ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। हरित क्रांति के बाद कृषि पूर्व की भांति मात्र एक जीविकोपार्जन का साधन नहीं रह गई, बल्कि ये अब ग्रामीण समाज के आय का भी प्रमुख स्रोत बन गई। अब लोगों को अच्छी आय और रोज़गार दोनों में इसमें इजाफा हुआ। किसानों की आय के बढ़ने से उनके सामाजिक स्तर में, शैक्षणिक स्तर में भी विकास हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। इसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में स्वकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की भावना का विकास हुआ, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था धीरे धीरे इसका प्रचलन भी आने लगा, क्योंकि रोज़गार की तलाश में लोग दूसरे दूसरे स्थानों पर या दूसरे दूसरे राज्यों में भी जाने लगे। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में वृद्धि हुई और इसके ग्रामीण समाज में पारंपरिक रूप से चली आ रही प्रथाओं जैसे जजमानी प्रथा, वस्तु विनिमय प्रणाली और ये इंडिजीनियस बैंकर्स, सेठ साहूकार और महाजन, जो भी ग्रामीण परिवेश की ये सब समस्याएं थीं, थोड़ा थोड़ा इनमें भी अब कमी आने लगी। हरित क्रांति के विषय में ये कहना अनुचित नहीं होगा कि ये छोटे और सीमांत किसानों की तुलना में बड़े किसानों के लिए ज़्यादा लाभप्रद हुई, क्योंकि नई तकनीकी में लगने वाली अत्यधिक लागत आती थी, जिसे कि छोटे किसानों द्वारा वहन नहीं किया जा सकता था। मशीन से तकनीकी जो प्रयोग था, वो जिनकी आय जिन किसानों की ज़्यादा होती थी वही इसको प्रयोग कर पाते थे। छोटे और जो सीमांत किसान थे वो उनकी पहुंच से ये सब साधन थोड़ा दूर थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि धनी व निर्धन किसानों के बीच असमानता आ गई। कुछ स्थानों पर इस असमानता की वजह से सामाजिक संघर्ष की स्थिति बनी। इनकम इनइक्वालिटीज से जो इश्यूज आते हैं वो थोड़े थोड़े अब इसमें आने लगे। जहां हरित क्रांति ने अर्थव्यवस्था, समाज तथा संस्कृति में बदलाव किए, वहीं इससे कई नैतिक समस्याएं भी सामने आने लगीं। उत्तर भारत के इलाकों के किसानों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नशा, शराब आदि के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ गई। समाज का ये जो वर्ग है, जैसे ही उनकी आय में थोड़ा वृद्धि होती है, वो अपना जीवन स्तर को सुधारने की तरफ उनका उतना ध्यान नहीं रहता। जैसे ही आय बढ़ती है वो थोड़ा इन सब कुरीतियों में बढ़ने लगते हैं। हरित क्रांति का महिलाओं के जीवन पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति से पूर्व महिलाएं बाहर खेतों में काम करके घर के पुरुष सदस्यों का हाथ बटाया करती थी, लेकिन किसानों की बढ़ती आय और मशीनों के बढ़ते प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं की स्वतंत्रता भी कम हो गई। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में हरित क्रांति ने दूरगामी प्रभाव डाले। किसानों के नए वर्ग ने स्थानीय स्तर की राजनीति में
भाग लेना प्रारंभ किया। पूर्व में राजनीति जहाँ समाज के उच्च जातियों तथा धनी वर्ग द्वारा ही नियंत्रित होती थी, उसमें अब समाज के छोटे तबके के लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी। हरित क्रांति ने स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार जैसे कदमों के चलते भारत में समतामूलक समाज के निर्माण को गति प्रदान दी। मतलब इस तरफ हमारा समाज बढ़ा। इससे छोटे व मध्यम स्तर के किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार आया और इससे उनमें शिक्षा का विस्तार हुआ, उनकी सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना आदि का भी विकास देखने में मिला। किसान तथा उनसे संबंधित मुद्दों को केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व दिया जाने लगा। इससे किसानों से संबंधित अनेक संगठनों का निर्माण होने लगा और पूरे देश में उसकी भूमिका एक दबाव समूह की भांति निर्मित होने लगी। किसान एवं उनसे संबंधित मुद्दे देश के मुख्य राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बने और विभिन्न दलों ने किसानों के मुद्दों की वकालत करना प्रारंभ कर दिया। तो ये सब तो देखिए जो सामाजिक, अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, अगर हमारे परिवेश में या समाज में कोई भी चेंज आता है तो उसके थोड़े बहुत साइड में या अन्य चेंजेस उसके साथ होना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी इतना अवश्य कहा जाएगा कि ये जो हरित क्रांति हमारी अर्थव्यवस्था में आई, इसके बाद से ही किसानों की दशा में, स्थिति में, उनके विचार में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन आया और हमारी आर्थिक विकास को गति मिली। तो हम ये समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यह हरित क्रांति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि हम अपनी कृषि और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसमें सुधार करें, कृषि का विकास करें और अपना टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, कृषि से संबंधित उत्पादन जो है, उसमें उसकी मात्रा को बढ़ाएं। तभी देश का आर्थिक विकास संभव है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अधिकांश निवासी जो हैं वो गांव में रहते हैं। आज भी ये कहा जाता है लगभग 65 to 70% पॉपुलेशन जो है वो हमारी गांव में रहती है। इसलिए नेशनल इनकम में भी इसका समतुल्य योगदान ही होना चाहिए, जैसा कि नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें अपने कृषि के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए विशेष रूप से सोचना आवश्यक है। थैंक यू सो मच।